स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर का लास्ट सेकेंड टॉपिक जिसका नाम है डेलीगेशन। डेलीगेशन पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ चीज रिमाइंड कराना चाहती हूँ। वो ये चीज है कि हमने कुछ लास्ट वीडियोस डाली है इस चैप्टर से रिलेटेड। अगर आपने वो वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज देख लीजिए। इससे आपको ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर काफी हद तक क्लियर हो जाएगा। वो चैप्टर्स और वो वीडियोस कुछ इस तरीके से, सबसे पहले हम लोगों ने ऑर्गेनाइजिंग की डेफिनेशन को समझने की कोशिश की है। देन हमने समझने की कोशिश की कि ऑर्गेनाइजिंग क्यों जरूरी है और क्या टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स रहते हैं। और आज जो हम लेके आए हैं नया टॉपिक वो है डेलीगेशन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स। एग्जाम में मैक्सिमम टाइम इस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चंस पूछे गए हैं और यूजुअली बच्चे इस टॉपिक और इससे आगे आने वाले टॉपिक जिसके ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाने वाली हूँ जो कि है डिसेंट्रलाइजेशन, बच्चे यूजुअली कंफ्यूज रहते हैं कि डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में डिफरेंस क्या होता है और वो केस स्टडी से जज नहीं कर पाते कि इस पर्टिकुलर केस स्टडी पे डेलीगेशन लग रहा है या डिसेंट्रलाइजेशन लग रहा है। तो आइए आज हम इस टॉपिक को अच्छे से समझते हैं। प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए जिससे मुझे और मोटिवेशन मिलता रहे और मैं और रेगुलर बेसिस पे वीडियोस बना पाऊँ, क्योंकि अभी तक इतने अच्छे सब्सक्राइबर्स नहीं है तो मैं काफी डिमोटिवेटेड फील करती हूँ। इसलिए मेरे वीडियोस वीक में 2 या 3 ही आ पाते हैं। प्लीज आप मेरे को ज्यादा से ज्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे मैं रेगुलर बेसिस पे आपके लिए बिजनेस स्टडीज की इंपॉर्टेंट टिप्स, केस स्टडीज और लेक्चर्स बना पाऊँ। थैंक यू। तो चले स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। डेलीगेशन। डेलीगेशन का मतलब क्या होता है? देखिए, डेलीगेशन का क्या मतलब रहता है। डेलीगेशन का मतलब होता है अपना काम किसी और को देना, क्योंकि आप पर्टिकुलर उस टाइम पे किसी और काम के अंदर बिजी हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक बॉस है कंपनी का, उसके पास बहुत बल्क में वर्क आया हुआ है। क्योंकि उसके पास कुछ प्रायोरिटी बेसिस पे वर्क था तो उसने अपना रेगुलर रूटीन का काम अपने से नीचे वाले सबऑर्डिनेट को पास ऑन कर दिया। तो इसे कहा जाता है डेलीगेशन। डेलीगेशन का मतलब सिंपल हुआ कि अपना काम किसी नीचे वाले सबऑर्डिनेट को कुछ टाइम के लिए पास ऑन कर देना, उसे कहा जाता है डेलीगेशन। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल अगर हम लोग समझना चाहे तो ये हो गया, फॉर एग्जाम्पल कि हमारे जो फादर है वो रेगुलर बेसिस पे रोज दूध लेके आते थे घर के लिए। लेकिन क्या हुआ कि आज घर पे वो दूध लाना भूल गए क्योंकि वो कोई अर्जेंट काम से कहीं चले गए थे और वो डायरेक्टली ही घर पे आ गए। तो उन्होंने क्या किया, घर आते ही जब उनसे मदर ने पूछा कि आप दूध लेके आए बाहर से डेयरी से, तो उन्होंने कहा नहीं, मैं आज लाना भूल गया, पर कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं मंगवा लेता हूँ। और उन्होंने अपना बेटा या बेटी यानी आपको बोल दिया कि बेटा इस डेयरी से जाके दूध लेके आ जा घर के लिए। तो फादर ने इस सिचुएशन में क्या किया, अपना काम आपको डेलीगेट कर दिया। पर क्या ये हमेशा के लिए डेलीगेशन हुआ? नहीं, उन्होंने सिर्फ आज के दिन के लिए आपको डेलीगेट किया, क्योंकि हो सकता है वो किसी और चीज में बिजी हो, या ये हो सकता है कि कोई गेस्ट घर पे आ गए हो जो उनकी प्रेजेंस डिमांड कर रहे हो। तो इसे कहा जाता है डेलीगेशन। डेलीगेशन के 3 एलिमेंट्स होते हैं, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी को समझने की कोशिश करते हैं तो क्या होता है। अथॉरिटी का मतलब होता है द पावर और अ राइट टू यूज द पावर टू टेक डिसीजन उस काम के ऊपर जहां आपको वो काम डेलीगेट किया गया है। फॉर एग्जाम्पल, इसको और इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूं तो जो काम आपको डेलीगेट किया गया है उससे रिलेटेड पावर्स, कि आप उससे रिलेटेड पावर्स आपके पास क्या है कि उस काम से रिलेटेड आप कोई भी डिसीजन मेकिंग कर सकते हो, उसे क्या कहा जाता है, अथॉरिटी। मतलब द राइट टू टेक डिसीजन रिलेटेड टू द वर्क दैट हैज बीन डेलीगेटेड टू यू। ठीक है, तो इसे कहा जाता है अथॉरिटी, मतलब यूज ऑफ पावर टू टेक डिसीजंस। अब डिसीजंस कैसे लिए जा सकते हैं? आपके फादर ने जब आपको दूध लाने के लिए एक पर्टिकुलर डेयरी से कहा, तो आप जब वहां पे पहुंचे तो आपने देखा वो डेयरी बंद हो चुकी थी या वहां पे दूध नहीं था। तो आप कहाँ गए? नेक्स्ट डेयरी पे गए, नेक्स्ट रोड पे गए, नेक्स्ट सोसाइटी में दूध को ढूंढने गए। तो ये क्या हुआ कि एक जगह से नहीं मिला तो आपके पास इतनी डिसीजन मेकिंग पावर थी कि आपको कहाँ जाना है दूसरी जगह दूध लेने। हो सकता है कि आपको बहुत ज्यादा दूर घूमने का मन हो तो आप थोड़ी लॉन्ग रूट पे दूध ढूंढने चले जाए। हो सकता है कि नहीं यार, मेरे को तो जल्दी घर पे जाके अपनी स्टडीज को कंटिन्यू करना है, तो आप कोई और दूसरे पास वाले दूध वाले के पास दूध लेने चले जाए। तो ये पावर टू टेक डिसीजन रिलेटेड टू दैट वर्क इज अथॉरिटी।
ऐसे ही अगर हम ऑर्गेनाइजेशन के पर्सपेक्टिव से समझे तो जब एक बॉस ने अपना एक काम डेलीगेट किया है नीचे एम्प्लॉय को, नीचे अपने सबऑर्डिनेट को, तो उस काम से रिलेटेड कोई भी डिसीजन लेना, फॉर एग्जाम्पल कि अगर उस काम में फोटोस्टेट की बहुत ज्यादा जरूरत है, पेपर्स को फोटोस्टेट करवाना है या उन पेपर्स को वेल अरेंज करना है या किस तरीके से वेल अरेंज करना है, तो वो डिसीजन वो सबऑर्डिनेट ले सकता है। तो उसने क्या किया, उस काम से रिलेटेड जो भी पावर्स यूज की डिसीजन मेकिंग में कि अरेंजमेंट किस अकॉर्डिंग होना चाहिए, कितनी फोटोस्टेट्स मैं पहले से ही करवा के रखूं जिससे मेरे बॉस को आगे दिक्कत नहीं हो जब वो काम सबमिट करे, तो उस काम से रिलेटेड डिसीजंस को लेना अथॉरिटी कहलाता है। ऑन द वाइस वर्सा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये होता है जब आपको कोई काम दिया गया है तो आपकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप अपने सीनियर को या अपने सुपीरियर को वो काम कंप्लीट करके दें। जब फादर ने अपने सन को कहा बेटा दूध ले आ, तो उस सन की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसे किसी भी हालत में दूध लेकर ही घर पहुंचना है, क्योंकि घर पे गेस्ट आए हुए और उन्हें वो दूध से चाय बना के उनको सर्व करनी है, या कोई भी XYZ काम है जिससे वो घर पे दूध यूज होने वाला हो, तो वो सन की अपने फादर की तरफ उस पर्टिकुलर काम के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देन हम अगर इसको ऑर्गेनाइजेशन पर्सपेक्टिव से समझे तो उस सबऑर्डिनेट की अपने सीनियर, अपने सुपीरियर की तरफ क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मेरे जो सीनियर ने मुझे जो काम दिया है या मेरे सुपीरियर ने जो मुझे काम पास ऑन किया है, मैं वो काम एटलीस्ट पूरा कंप्लीट करके उनको दूं। अगर उन्होंने मुझे काम दिया कि आपको सिर्फ पेपर सारे अच्छे से चेक करने, डॉक्यूमेंट्स को सिर्फ अच्छे से रीड करके मेरे को देना है कि उनमें कोई टाइपिंग मिस्टेक तो नहीं है या कुछ और मिस्टेक तो नहीं है, अब उससे रिलेटेड आप क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी अज्यूम कर रहे हैं कि मुझे एक एक चीज पूरा अच्छे से रीड करके, पूरे डॉक्यूमेंट को A to Z रीड करके, और जो भी टाइपिकल मिस्टेक्स है या ग्रामेटिकल मिस्टेक्स है वो सब नोट करके अपने सीनियर को मैं सप्लाई करूं या अपने सीनियर को मैं सर्व करके आऊं जो उन्होंने मुझे काम दिया है। तो उस टाइम पे उस सबऑर्डिनेट की अपने सुपीरियर की तरफ ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रही। अब बात करते हैं अकाउंटेबिलिटी क्या होता है। अकाउंटेबिलिटी दूध वाले एग्जाम्पल से पहले समझने की कोशिश करते हैं। अब बेटा क्या हुआ, दूध तो ले लिया था उसने, वो जैसे ही रास्ते में आ रहा था एक सामने से डॉग आ गया जिस वजह से उसकी गाड़ी पलट गई। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड किसी को कुछ हुआ नहीं, बेटा भी बच गया, गाड़ी भी बच गई, पर दूध की थैली फट गई। तो क्या हुआ इधर, अब उसके पास यू टर्न जाने के लिए पैसे नहीं थे, या उसकी गाड़ी में पेट्रोल नहीं था, या उसके पास इतना टाइम नहीं था, XYZ कुछ भी रीजन था, तो उसे वहीं से ही उस जगह से उठते ही अपने घर जाना पड़ा। जब वो घर पहुंचा और फादर ने पूछा कि बेटा मैंने तुझे दूध लाने के लिए कहा था, तू दूध क्यों नहीं लेके आया, तो उन्होंने अपना सारा इंसिडेंट उसे बताया। पापा मैंने दूध ले लिया था, मैं पहुंच भी गया था, पर मेरा एक माइनर सा एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी स्लिप हो गई या XYZ कुछ भी हुआ, तो इसलिए दूध की थैली फट गई और मेरे पास पैसे भी खत्म हो गए थे, इसीलिए मैं घर आ गया हूँ और मैं दूध नहीं ला पाया, उसके लिए सॉरी। अब बाहर से किचन से मम्मी निकल के आई। मम्मी ने पापा को कहा आपने दूध मंगवाया? पापा ने कहा कि सॉरी ये इंसिडेंट हो गया, इस वजह से दूध नहीं आ पाया। तो फाइनली काम के लिए अपने सुपर मोस्ट सीनियर को कौन अकाउंटेबल रहा? फादर अकाउंटेबल रहे। किसको अकाउंटेबल रहे? मदर को, क्योंकि एक्चुअल काम किसका था? फादर का था। नहीं हुआ तो कौन अकाउंटेबल रहा? सीनियर मैनेजर को, कि फादर ही अकाउंटेबल रहे मदर को, क्योंकि एक्चुअली में मदर ने फादर को काम जो दे रखा था, मतलब रेगुलर रूटीन का जो फादर का काम था, उन्होंने अपना काम उस दिन के लिए अपने सन को डेलीगेट किया था। सन वो काम नहीं कर पाया तो मदर सन को नहीं डांटेगी, वो फादर को ही बोलेगी मैंने तो आपको कहा था आप दूध क्यों नहीं लेके आए, आपको टाइम से लेके पहुंच जाना चाहिए था, आप थोड़ा पहले लेके निकल जाते हैं, अभी आप चले जाते हैं, हम ही गेस्ट को अटेंड कर लेते, आपने इसको क्यों भेजा, आपको पता है ये तो कोई काम ढंग से करता ही नहीं है। तो इनडायरेक्टली सुनना किसको पड़ा? फादर को सुनना पड़ा, क्योंकि इस काम की एक्चुअली अकाउंटेबिलिटी फादर की थी। किसको थी? सीनियर मोस्ट मैनेजर को। मतलब इधर सीनियर मोस्ट मैनेजर कौन है? मदर है। अब इसको ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं। ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो सुपीरियर ने अपने सबऑर्डिनेट को काम पास ऑन किया है, अब सबऑर्डिनेट ने उसमें कुछ गलतियां कर दी, वो टाइपिकल एरर नहीं ढूंढ पाया, वो ग्रामेटिकल एरर भी ढंग से ढूंढ नहीं पाया, उसने डॉक्यूमेंट्स को वेल अरेंज भी अच्छे से नहीं किया, और सुपीरियर की मीटिंग थी सीनियर और सुपीरियर के साथ,
वो सबॉर्डिनेट के भरोसे उसको ऐसा लगा कि मेरे सबॉर्डिनेट ने सारे डॉक्यूमेंट ढंग से अरेंज किए होंगे, सब मिस्टेक्स नोट डाउन करके रखी होगी, इस भरोसे वो अपने सीनियर मोस्ट मैनेजर के साथ मीटिंग करने चले गया, क्योंकि उसके पास तो ऑलरेडी इतना काम था, तभी तो उसने अपना काम डेलीगेट किया था सबॉर्डिनेट को। अब वो उसके बेसिस पे उस पर विश्वास करके अपने सीनियर मोस्ट मैनेजर के साथ मीटिंग करने चले गया, और वहां पे जाके कोई अपोजिट में कंपनी थी, हमारी राइवलरी कंपनी थी या कुछ भी था जहां पे हमारा बहुत बड़ा डिस्कशन या बहुत बड़े लेवल पे मीटिंग होने वाली थी, वहां पे डांट किसको पड़ेगी? उस सीनियर मैनेजर को, कि आपने अपना काम ढंग से क्यों नहीं किया, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी थी, आपने क्यों नहीं ढंग से किया। तो इधर अकाउंटेबल कौन हुआ? वो सीनियर मैनेजर हुआ। किसको अकाउंटेबल हुआ? सीनियर मोस्ट मैनेजर को, या उसके अलावा जो और मीटिंग में लोग बैठे हैं जो उससे सुपर सीनियर है उनको अकाउंटेबल हुआ। सब उसी को ही बोलेंगे, कोई ऐसा नहीं बोलेगा कि तूने तो अच्छा चल सबॉर्डिनेट से काम करवाया है, अच्छा उसकी गलती थी, कोई बात नहीं, ऐसा कोई नहीं बोलेगा। आपको देखना है कि आप किसको काम दे रहे हो और वो काम करने लायक है या नहीं है, और अगर नहीं है तो आपको उसको काम नहीं देना है। तो उस सबॉर्डिनेट की गलती की जिम्मेदारी सारी आपके ऊपर आ जाएगी, क्योंकि आपने उस सबॉर्डिनेट को चूज किया उस काम के लिए। आई होप आपको एलिमेंट सारे क्लियर हो गए होंगे। अब इससे ये पता चला कि डेलीगेशन क्यों जरूरी है और डेलीगेशन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जरूर करना चाहिए डेलीगेशन। डेलीगेशन बहुत अच्छा एलिमेंट है, क्योंकि जब आप अपना काम अपने से नीचे वाले को डेलीगेट करते हैं उस टाइम में जरूर आप कुछ प्रोडक्टिव काम में इन्वॉल्व हो रहे होते हैं, या कंपनी की ग्रोथ या प्रोग्रेस के बारे में सोच रहे होते हैं, या शायद आपके पास सुपर मोस्ट प्रायोरिटी पे कोई और काम होता है, इसीलिए आप काम को डेलीगेट करते हैं। हम सब डे टू डे लाइफ में अपने कोई ना कोई काम को डेलीगेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं यहाँ पे पढ़ा रही हूँ, मेरे घर पे एक छोटी डॉटर है, मैंने अपना काम डेलीगेट किया है एक मेड को कि आप इस 1 घंटे जब तक मैं यूट्यूब पे वीडियो शूट कर रही हूँ आप एक अलग साइड में रूम लेके डॉटर के साथ खेलिए, उसको संभालिए। तो मैंने 1 घंटे के लिए मेरी बेबी की केयर अपनी मेड को डेलीगेट कर दी। तो इसे कहा जाता है डेलीगेशन। हम सब करते हैं डे टू डे लाइफ में। कोई अपने छोटे भाई को, हमको पानी की प्यास लगी होती है, हम घर पे आते हैं थके आ रहे, बैठते हैं 2 मिनट हवा में बैठते हैं, पंखा चला के बैठते हैं, हम छोटे भाई बहन को बोलते हैं जाओ हमारे लिए पानी का ग्लास ले आओ। तो ये भी डेलीगेशन ऑफ वर्क है, मतलब अपना काम अपने से नीचे वाले को देना। कभी कभी तो हम ऊपर वाले को भी दे देते हैं, अपनी मम्मी को भी ऑर्डर दे देते हैं, मम्मी प्लीज पानी का ग्लास ले आओ। तो ये कहलाता है डेलीगेशन ऑफ वर्क। पर ये हाउस होल्ड एक्टिविटीज है, ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे ऐसे नहीं होता है, ठीक है। अब इम्पोर्टेंस, क्यों डेलीगेशन इंपॉर्टेंट है? सबसे ज्यादा जो डेलीगेशन होता है वो होता ही ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे। हम तो घर पे हाउस होल्ड छोटी मोटी बातों में चीजों को डेलीगेट करते रहते हैं, पर ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे बहुत बड़ी बड़ी चीजों पर डेलीगेशन ऑफ वर्क होता है, और करना जरूरी होता है। उसका रीजन ये है कि अगर एम्प्लॉय अपना काम नीचे वाले को या अपने सेम लेवल को डेलीगेट नहीं कर रहा है तो इसका मतलब वो एक ही काम में सिर्फ बिजी चल रहा है और वो कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटीज के लिए अपने आप को प्रिपेयर नहीं कर रहा है। अगर वो अपने आप को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटीज के लिए प्रिपेयर कर रहा है, अपना ह्यूमन डेवलपमेंट कर रहा है, पर्सनल डेवलपमेंट कर रहा है, तो उसे अपना कुछ रेगुलर बेसिस का काम कहीं और डेलीगेट करना ही पड़ेगा, तभी हम हायर 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 बढ़ते जाएंगे। आज मैं यूट्यूब बना रही हूँ वीडियो, मेरा एक पर्सनल डेवलपमेंट हो रहा है, मेरा इंटरेक्शन हो रहा है पूरा सोशल मीडिया से, पूरी सोसाइटी से, पूरी पब्लिक से, आप जैसे बच्चों से। तो उस वजह से, मेरे डेवलपमेंट की वजह से मुझे भी कुछ काम अपना डेलीगेट करना पड़ा। इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है? सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस होती है इफेक्टिव मैनेजमेंट। अगर आप अपना काम डेलीगेट करेंगे, देखो ऐसा नहीं होता है, काम डेलीगेट सिर्फ टाइम पास के लिए नहीं किया जाता है। मैं अपना काम डेलीगेट क्योंकि मुझे 1 घंटा मोबाइल चलाना है इसलिए मैंने अपना 1 घंटे के लिए बेबी की टेक केयर मेड को दे दी, ये डेलीगेशन नहीं कहलाया जाता है, ये लेजीनेस ही कहलाई जाती है, ये इररिस्पॉन्सिबिलिटी कहलाई जाती है। पर क्योंकि मैं 1 घंटा हम दोनों के पर्सनल, हम दोनों के फ्यूचर के लिए ये सब चीजें कर रही हूँ, तो ये मेरा पर्सनल डेवलपमेंट है, मेरी फ्यूचर की इनकम सोर्स स्टार्ट करने के लिए, या मेरा फ्यूचर में मेरे प्रमोशंस होने के लिए, कि मैं नेक्स्ट ईयर अच्छे से मुझे और स्टूडेंट्स को मैं पहुंच पाऊं और स्टूडेंट्स तक पहुंच पाऊं, इस चीज के लिए कर रही हूँ। तो ये मेरा पर्सनल डेवलपमेंट है, मेरा फ्यूचर डेवलपमेंट है, मेरा इकोनॉमिकल डेवलपमेंट है, साथ ही साथ मेरे डॉटर का भी यही डेवलपमेंट है, इसी में मेरी डॉटर का भी डेवलपमेंट है। तो ये जब काम, हम अपना काम किसी प्रोडक्टिव रीजन की वजह से
डेलीगेट करते हैं तो उससे हमारा काम इफेक्टिवली मैनेज हो सकता है। हमें पता है कि हमें 1 घंटा मैनेज करना है। अगर हमने ये 1 घंटा अपना काम डेलीगेट किया तो 1 घंटा हम अपनी परफॉर्मेंस को ऊपर कर सकते हैं, हम कंपनी के ग्रोथ के बारे में सोच सकते हैं, हम कोई नई एक्टिविटी ऐसी के बारे में सोच सकते हैं जिससे कंपनी को फायदा हो, या मैं 1 घंटा अपने ऊपर इतना डेवलपमेंट कर सकती हूँ कि इनडायरेक्टली मेरे स्किल्स का फायदा कंपनी को मिले। तो इससे क्या होता है, इफेक्टिव मैनेजमेंट। जब भी हम अपना काम डेलीगेट करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एम्प्लॉय होता है वो क्या कर रहा होता है, वो कंपनी को किसी ना किसी तरीके से प्रोडक्टिवली फायदा पहुंचा रहा होता है और इफेक्टिवली कंपनी मैनेज हो रही होती है। नेक्स्ट है एम्प्लॉय का डेवलपमेंट। ये बात तो मैंने आपको बिल्कुल अच्छे से समझा दी। अगर मैं अपना काम नीचे डेलीगेट कर रही हूँ तो जाहिर सी बात है उस एक घंटे में वो एम्प्लॉय खुद को डेवलप कर रहा है। वो किसी भी तरीके से डेवलप कर सकता है, आइदर वो ग्रोथ और अपॉर्चुनिटीज को खुद के लिए ढूंढ सकता है, या वो ग्रोथ और अपॉर्चुनिटी, देखो इधर सेल्फिश रीजन नहीं होना चाहिए। अगर आप अपना 1 घंटे के लिए काम डेलीगेट कर रहे हो तो आप वो 1 घंटा खुद के लिए नई नई कंपनीज में अप्लाई कर रहे हो, दिस इज द सेल्फिश रीजन। पर अगर वो 1 घंटा आप कंपनी के लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हो या कोई ऐसे इनोवेटिव आइडिया के ऊपर काम कर रहे हो जो कंपनी के लिए बेनिफिशियल होने वाला है, देन आपका खुद का भी डेवलपमेंट हो रहा है, क्योंकि इससे आपको कंपनी से अप्रेजल मिलेगा, कंपनी की ग्रोथ होगी और इनडायरेक्टली आपकी ब्रांड वैल्यू ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बढ़ेगी। तो इससे डेलीगेशन करने से दूसरा फायदा क्या हुआ, एम्प्लॉय का डेवलपमेंट हुआ। नेक्स्ट है मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉय। मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉय क्या होता है, मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि देखिए जैसे ही मैंने अपना काम डेलीगेट किया, मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉय क्या होता है भाई, अगर मैं अपना काम किसी ऐसे सबऑर्डिनेट को डेलीगेट कर रही हूँ तो इससे मेरे सबऑर्डिनेट को मोटिवेशन मिलेगा कि मेरे बॉस के आगे तो इतने सारे सबऑर्डिनेट्स थे लेकिन मेरे बॉस ने सिर्फ मुझे ही चूज किया इस काम के लिए। डेफिनेटली मेरे अंदर मेरे बॉस ने ये क्वालिटीज देखी होगी, तो मेरा जो सबऑर्डिनेट है उस काम को और अच्छे से कोशिश करेगा करने की, और इससे क्या होगा, उसका भी डेवलपमेंट होगा पर्सनल लेवल पे, क्योंकि वो हर चीज में खरा उतरने की कोशिश करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है फैसिलिटेशन ऑफ ग्रोथ। मैंने आपको बताया अगर मैं अपना काम डेलीगेट कर रही हूँ तो वो टाइम जिस टाइम मैं अपना काम डेलीगेट कर रही हूँ वो टाइम मैं कहाँ लगा रही हूँ, कंपनी की ग्रोथ की तरफ। तो इससे हो गया फैसिलिटेशन ऑफ ग्रोथ। ठीक है, नेक्स्ट है बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हायरार्की। बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हायरार्की का मतलब ये होता है लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, सुपीरियर सबऑर्डिनेट का रिलेशनशिप। कोई भी मैनेजमेंट हायरार्की का बेस होता है सुपीरियर सबऑर्डिनेट का रिलेशनशिप, कि सबऑर्डिनेट को सुपीरियर से ऑर्डर्स लेने हैं और उस ऑर्डर्स को फुलफिल करना है किसके थ्रू, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी के थ्रू। इन 3 एलिमेंट्स को मिला के एक डेलीगेशन बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हायरार्की तैयार करता है। लास्ट है बेटर कोऑर्डिनेशन। कैसे होगा बेटर कोऑर्डिनेशन, जब मैंने मेरे सबऑर्डिनेट को कुछ काम बोला, देखो कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है synchronizing the activities of all departments, synchronizing the activities between all levels of management, synchronizing the activities between the superior and a subordinate। इधर क्या हुआ, सिंक्रोनाइजेशन कैसे बना, सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के अंदर 3 एलिमेंट्स के थ्रू, अकाउंटेबिलिटी, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के थ्रू। किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है पर्टिकुलर काम करने का, किसके पास पावर टू टेक डिसीजंस है और कौन अकाउंटेबल है पर्टिकुलर वर्क के लिए। तो इस तरीके से पर्टिकुलर एलिमेंट के अंदर या पर्टिकुलर एक्टिविटी के अंदर बेटर कोऑर्डिनेशन हुआ, क्योंकि हमें पता है हमारे पास कितनी पावर्स है, हमें पता है कि हमारी जिम्मेदारी क्या है और सीनियर को पता है कि वो किस सुपर सीनियर को अकाउंटेबल है, तो काम उसी तरीके से होगा। तो ये सब थी इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन। नेक्स्ट टॉपिक में मैं आपको डिसेंट्रलाइजेशन पढ़ाने वाली हूँ, फिर हम कुछ 1-2 केस स्टडीज ऐसी डिस्कस करेंगे जहाँ पे डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन के बीच में डिफरेंस पता चले। और होप सो आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज मेरा चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।